हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न प्रकार की विधियों के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों में सबसे पहली विधि जो है हमारी वो है औसत लाभ विधि। इसे इंग्लिश में एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ख्याति के मूल्यांकन की सबसे सरल विधि इसको माना जाता है। और इसमें जो ख्याति का मूल्यांकन होता है वो पिछले कुछ सालों से, मेनली 3 या फिर 5 सालों के औसत लाभ को एक निश्चित संख्या से गुणा करके निकाला जाता है। तो इस हिसाब से इसका फॉर्मूला हो जाता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्या होता है। तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई शॉप है, ठीक है, आपकी शॉप है, ये काफ़ी पिछले 10 सालों से आप इसको चला रहे हैं। अब कोई व्यक्ति आता है, वो आपकी शॉप को क्या करना चाहता है, परचेज़ करना चाहता है, खरीदना चाहता है। तो आप 10 सालों से जब अपनी शॉप चला रहे हैं, तो इस आपकी शॉप की कुछ ना कुछ प्रसिद्धि हो गई होगी, आपका शॉप फेमस होगा कंपैरिजन में जो नया व्यक्ति आ रहा है उसकी शॉप के, ठीक है। तो आपकी शॉप फेमस है, तो फेमस है अगर आपकी शॉप, तो जब आप अपनी शॉप को किसी और को बेचेंगे, जब दूसरे व्यक्ति को बेचेंगे, तो जब वो व्यक्ति आपकी दुकान को चलाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको इस मतलब तुलनात्मक रूप से उसको ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी शॉप तो पहले से ही फेमस है, तो उसको स्टार्टिंग में बिना किसी मेहनत के उसको ज़्यादा पैसा यानी कि ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसीलिए जो जब कोई भी शॉपकीपर या फिर कोई भी बिज़नेसमैन अपना बिज़नेस बेचता है या फिर किसी को अपने बिज़नेस में लाता है, तो उस कंडीशन में उस शॉपकीपर मतलब नए व्यक्ति से अपनी ख्याति यानी कि अपनी प्रसिद्धि का भी मूल्य ले लेता है। अब जैसे मान लीजिए कि ए है, ए की शॉप है, बी आता है खरीदने के लिए। तो ए की शॉप, एक अपना कैलकुलेशन करता है कि अगर हम अपनी शॉप बी को बेचते हैं, तो बी कम से कम मेरी शॉप से 3 साल तक कम से कम बी जो है वो अच्छा खासा लाभ कमा सकता है। उसके बाद भले ही जब सारे लोगों को पता चल जाएगा कि ये शॉप अब बी चला रहा है, तो भले ही उसके बाद जो उसका लाभ होगा उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन 3 साल तक वो मेरे नाम से क्या कर सकता है, कमा सकता है अच्छा खासा। तो ये जो 3 साल है, इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ परचेजिंग, यानी कि वो कितने साल तक दूसरा व्यक्ति इससे लाभ कमा सकता है। तो इसी के लिए वो उसका जो भी प्राइस है वो कैलकुलेट करके अपने गुडविल में ले लेते हैं। और एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता ही है कि एवरेज जैसे निकाला जाता है, यानी कि जो भी पिछले सालों के प्रॉफिट हुई उसका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए नोट में है कि औसत लाभ को निकालने का उद्देश्य क्या होता है कि भविष्य में व्यवसाय में कितने अनुमानित लाभ होंगे ये जानना, मतलब फ्यूचर में कितना लाभ हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, औसत लाभ निकालते हैं। और पिछले प्रत्येक वर्ष के वास्तविक लाभ जो एक्चुअल में हर साल में प्रॉफिट हुआ है, उसमें से कुछ समायोजन करने के बाद ही हमें औसत लाभ निकालना चाहिए। अब देखिए क्या क्या समायोजन। तो पहला है कि अगर वर्ष में कोई असाधारण आय हुई, यानी कि कोई एक्स्ट्रा इनकम हो गई है, जिस इनकम का आपके बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, वो एक्स्ट्रा किसी ईयर में हो गई है, तो उसको माइनस कर देना चाहिए। नहीं तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट क्या है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपकी गुडविल सही नहीं आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे माइनस कर देते हैं। और अगर कोई असाधारण हानि हुई, जैसे मान लीजिए कि आग लग गई जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, चोरी हो गया जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो उस साल की आय किसी दुर्घटना की वजह से कम हो गई है, तो इसलिए उस साल की जो हानि है उसे संबंधित वर्ष का जो भी आपका लाभ या हानि होगा उसमें ऐड कर दिया जाता है। और लास्ट है कि विनियोग किया गया, यानी कि अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट पे ज़ाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आपको पिछले किसी वर्ष में उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मिला है, जिससे आपकी आय एकाएक बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो उस इन्वेस्टमेंट की आय को भी उस वर्ष में से कम कर देना चाहिए। तब जो लाभ आएगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब हम आपको इसको एक एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में मान लीजिए कि पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। पहले साल में हमें प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, दूसरे साल में प्रॉफिट हुआ है 5,000 का, और फिर तीसरे साल में हमें प्रॉफिट हुआ है 5,000 का, ठीक है। अब बोला है कि हमें इन तीनों साल के औसत लाभ के आधार पर और 3 वर्षों के क्रय के आधार पे औसत लाभ विधि से हमें गुडविल निकालना है। तो देखिए, इस हिसाब से अगर हम जब गुडविल निकालेंगे तो हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट, यानी कि 10,000, 5,000 और 5,000 कितना हुआ, 20,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20,000 अपॉन में कितने साल हैं, तो 3 साल का, तो अपॉन में 3 हो गया, इंटू किसमें, नंबर ऑफ परचेजिंग, यानी कि कितने वर्षों के क्रय के आधार पे, तो 3 वर्षों के क्रय के आधार पे, तो ऐसे इंटू कर देंगे। अब हमारा गुडविल कितना आ जाएगा, तो 20,000 ही हमारा गुडविल आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा गुडविल जो है वो कितना आएगा, 20,000 रुपये ही आएगा। ये बहुत ही सिंपल सा हमने आपको एग्जाम्पल दिया। अब जैसे मान लीजिए कि हमें 3 वर्ष का दिया है, अब इसमें एक वर्ष जो है ये लास्ट वाला, इसमें क्या हुई है, हानि हो गई है, ठीक है, हानि हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम कंडीशन, हमें कुछ नहीं करना है, फिर से हम लोग को वही देखिए 10 और 5 कितना हो गया, 15,000 हो गया। अब हानि को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 15 में से 5,000 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया, 10,000। 10,000 डिवाइड बाई 3, क्योंकि तीनों साल का है, और इंटू 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है, तो ये, तो इस हिसाब से हमारा जो गुडविल आएगा वो कितना आ जाएगा, 10,000, ठीक। अब ये हो गया। अब और एक कंडीशन क्या है, जैसे कि आपको बोला कि कोई असाधारण आय हुई है किसी वर्ष में, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि पहले वर्ष में आपको 1,00,000 रुपये का कहीं से एक्स्ट्रा इनकम हो गया था, सॉरी ये देखो बहुत ज़्यादा हो गया, 1,000 रुपये का, ठीक है।
पहले वर्ष में आपको 1000 रुपये का कहीं से एक्स्ट्रा इनकम हो गया था। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा इनकम है इसे आपको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 10,000 में से 1,000 आप माइनस कर देंगे तो पहले वर्ष में कितना हो गया आपका 9,000। 9,000 में 5,000 वो ऐड करेंगे और दूसरा जो 5,000 अब हटा दीजिए इसको, मान लीजिए, तो दूसरा जो 5,000 है उसे ऐड करेंगे तो अब टोटल कितना हो गया इंटू 3। फिर से वही कंडीशन चलेगी आपकी, तो ये हो गया आपका 19,000। 3 इंटू यहाँ पे 3, ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से आपका 19,000 गुडविल आ गया। ये यहाँ पे इसलिए बहुत सिंपल तरीके से क्योंकि ये दोनों आपका सेम हो गया, बट नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं होता है। ये तो हम अपने से एग्जांपल बनाए हैं इसलिए थोड़ा सा सिंपल आपको लग रहा है, वैसे होता तो सिंपल ही, बस कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक, तो सेम इसी तरीके से अगर कहीं पे हानि हो गई है तो आप उसे ऐड करके दिखाएंगे और विनियोग की आय है तो उसको भी आप माइनस करके दिखाएंगे। तो ये हमारी औसत लाभ विधि थी। आपको सिंपल सा सबसे पहले एक एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि इन तीनों समायोजन में से कोई समायोजन तो नहीं ना बोला है। अगर कुछ है ऐसा क्वेश्चन में तो आप उसको पहले एडजस्ट कर लेंगे, फिर आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा और फिर उसका नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर में इंटू करके सिंपल सा गुडविल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी पहली विधि। अब चलते हैं दूसरी विधि की ओर। तो दूसरी विधि हम लोग की अधिलाभ विधि यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें है कि सामान्यतः व्यवसाय में लाभ की एक प्रचलित दर होती है जिसकी दर व्यवसाय का सामान्य लाभ ज्ञात होता है। यानी कि एक रेट डिसाइड हो जाता है कि हमारा जो व्यवसाय है वो हर साल कम से कम इतना नॉर्मल प्रॉफिट तो होना ही होना है। ठीक है, कोई भी व्यवसाय सामान्य लाभ से जितना अधिक वास्तविक लाभ कमाता है उससे अधिलाभ कमा कहते हैं। यानी कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे जैसे हमारे हमने डिसाइड कर लिया कि हमें हर साल कम से कम 10,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन किसी वर्ष हमें 12,000 का हो गया, तो ये जो वास्तविक लाभ हमें हुआ है और ये जो हम मान के चले कि कम से कम इतना होगा, तो इसके जो बीच का डिफरेंस है 2,000 का, ये हमारा अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। ये वास्तविक लाभ हो गया और ये नॉर्मल यानी कि हमने मान के चला था कि इतना होना ही होना है। ठीक, तो उसे ही अधिलाभ कहते हैं। और इस विधि में हम लोग को क्या करना रहता है कि पहले हम लोग अधिलाभ निकालते हैं और उस अधिलाभ का एक निश्चित राशि, एक निश्चित संख्या, वही जो ऊपर औसत लाभ विधि में था कि नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, उसी से इंटू करके हमें ये ज्ञात होता है कि हमारी ख्याति का मूल्य क्या है। जैसे देखिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि ये एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 12 में से 10,000 माइनस किया तो हमारा कितना गया 2,000, तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमें कम से कम कितना लाभ होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जितना हमने कैपिटल लगाया है उस कैपिटल का एक हम लोग रेट डिसाइड करें, जैसे 10% डिसाइड करिए तो कैपिटल इंटू 10%, 10/100। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है। अब लास्ट में है नोट में कि वास्तविक लाभ में से यानी कि एक्चुअल जो प्रॉफिट है उसमें से खरीदारों के पारिश्रमिक को घटाकर जो शुद्ध लाभ निकाला जाता है। यानी कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कहीं पे दिया कि खरीदार को वेतन दिया गया या फिर कमीशन दिया गया, तो आप क्या करेंगे, पहले जो एक्चुअल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है उसमें से खरीदार की जो भी वेतन या कमीशन है उसको माइनस करेंगे, जो आएगा वो आपका क्या होगा एक्चुअल प्रॉफिट, तब उसे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि 12,000 का एक्चुअल प्रॉफिट है और एक जगह लिखा है कि 1,000 खरीदार का वेतन दिया गया है, तो आप क्या करेंगे 12,000 में से 1,000 माइनस करेंगे। आप जब एक्चुअल प्रॉफिट फॉर्मूले में लगाएंगे तो आप 11,000 रुपये ही दिखाएंगे। ठीक है, वही इसे भी हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि कैपिटल जो है वो 1 लाख की लगी हुई है। ठीक है, फिर बोला है जो नॉर्मल प्रॉफिट का रेट है वो कितना है, 10% का रेट है नॉर्मल प्रॉफिट का। एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो आपकी है 15,000। अब हमें बोला है कि इस आधार पे हमें क्या करना है, अधिलाभ विधि से गुडविल निकालना है। ठीक है, गुडविल क्या किया है, पूछा है। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला देखिए, सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होता है, एक्चुअल में से नॉर्मल को माइनस करना पड़ता है। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है। ये नॉर्मल प्रॉफिट का रेट है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1 लाख यानी कैपिटल इंटू रेट 10/100, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया और एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास है, तो अब हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हम लोग अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 15,000 में से नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 माइनस कर देंगे, तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 5,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गुडविल निकालना है। गुडविल के लिए हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए और नंबर ऑफ मान लीजिए नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर जो है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया है 2 साल का। ठीक है, यानी कि 2 साल के क्रय के आधार पे हमें निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, गुडविल जब निकालेंगे तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, तो हमारा कितना हो गया 10,000 का हमारा गुडविल हो गया। ये हमारा आंसर होगा। यानी कि इस विधि से सॉल्व करने के लिए आपको जो जो क्वेश्चन में जो चीज़ें नहीं दी गई होंगी पहले उन्हें आपको फॉर्मूला में से निकालना पड़ेगा और लास्ट में आप इस फॉर्मूले पे रख के गुडविल निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल सा। देखिए, इसमें कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपको जैसे यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट दिया है, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट ना दे करके आपको क्वेश्चन में जैसे 3 या 5 सालों का प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, और बोलेगा कि इनके औसत के आधार पे औसत निकालिए और फिर अधिलाभ के आधार पे आपको गुडविल निकालनी है। यानी कि जैसे अभी आपने फर्स्ट मेथड में औसत लाभ निकाला था, सेम आपको इस कंडीशन में भी औसत लाभ निकालना है और जो आपने यहाँ पे
ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, उस जगह पे एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, मतलब कि सिंपल सा कि यहाँ पे आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकाल के दिया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि आपको एवरेज निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद आपको ये काम करना है। तो आप बस क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसको फॉर्मूले पे रख के अप्लाई कर देंगे, सेम इसी विधि से वो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन अभी नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो विधि है उसकी ओर चलते हैं। तो तीसरी विधि हम लोग की वार्षिकी विधि है। इसमें ये क्या है, ये अधिलाभ विधि का संशोधित रूप है। इसमें सबसे पहले अधिलाभ की राशि निकाली जाती है और उसके बाद 1 रुपये के वार्षिकी मूल्य से गुणा करके ख्याति का मूल्य निकाल लेते हैं, और जो वार्षिकी मूल्य है वो वार्षिकी सारणी या सूत्र से ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये अधिलाभ विधि का संशोधित रूप, यानी कि अभी आपने जो सेकंड विधि देखी उसका ये सूक्ष्म रूप है उसका, और अच्छा रूप है। इसमें क्या करना रहता है, जैसे अभी आप सेकंड विधि में सुपर प्रॉफिट आपने अभी सीखा कि कैसे निकालते हैं, सेम वही इस कंडीशन में भी, इस विधि में भी आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद आपको 1 रुपये की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो आप उस 1 रुपये की वैल्यू से इंटू कर देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपका एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 15,000 का, और नॉर्मल प्रॉफिट मान लीजिए आपका निकालने पे आया है 12,000 का। ठीक है, तो आपका जो सुपर प्रॉफिट बन रहा है वो कितना बन रहा है, सुपर प्रॉफिट आपका बन रहा है 3,000 का। ठीक, तो आपको गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट 3,000 इंटू 1 रुपये की मान लीजिए वैल्यू आपको क्वेश्चन में जो दी हुई है वो है 3.40640768, मान लीजिए ये वैल्यू दी हुई है, तो आपको इसमें बस इंटू कर देना है। अब जो आपका आंसर आएगा वो आपका गुडविल का वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे अभी आपने सेकंड विधि में क्या किया था, सुपर प्रॉफिट का आपने इंटू किया था नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर में इंटू ना करके 1 रुपये का जो वार्षिकी मूल्य आपको क्वेश्चन में दिया होगा उससे इंटू करके निकालना, बस, और कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीसरी विधि। अब चलते चौथी विधि की ओर। तो चौथी विधि हम लोग की पूंजीकरण विधि। ठीक है, क्या है कि पूंजीकरण से आशय यह है कि सामान्य ब्याज की दर से एक अमुक लाभ की रकम पाने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। इट मीन्स कि अगर हम एक नॉर्मल रेट लेकर के चलें, तो अगर हमारा कोई टारगेट है कि हमें इतनी इनकम कमानी, तो उस इनकम को पाने के लिए हमें कितना पूंजी लगाना पड़ेगा, इसे ही कहते हैं पूंजीकरण। पूंजीकरण जो होता है वो निर्धारित लाभ और अधिलाभ दोनों का ही किया जा सकता है, तथा लाभों के पूंजीकरण हेतु सामान्य लाभ दर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारा जो फॉर्मूला है वो है गुडविल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। ये हमारी पूंजीकरण विधि का फॉर्मूला है, जिसमें कि वैल्यू ऑफ फर्म अगर हमें निकालना है तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट में क्या करना होगा, 100 रहेगा, 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि जस्ट अपोजिट। हम लोग क्या करते थे, परसेंटेज ऊपर अपॉन में 100 करते थे, बट यहाँ पे अपोजिट होगा, यहाँ पे 100 ऊपर रहेगा और रेट नीचे रहेगा। ये हो गया वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का। और अगर हमें नेट एसेट निकालना है तो जो हमारी व्यापार की टोटल एसेट है एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि जो हमारी कृत्रिम संपत्तियाँ होती हैं, जैसे कि जो स्थगित आयगत व्यय होते हैं, प्रारंभिक व्यय अगर बड़ी मात्रा में कर दिए गए हैं, तो वो उन संपत्तियों को छोड़ करके बाकी जो हमारी रियल में एसेट्स हैं उनको लेकर के उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी जो बाहरी दायित्व हैं, बाहरी दायित्व कौन से होते हैं, कैपिटल को छोड़ के बाकी जितने भी दायित्व होते हैं, लोन, ओवरड्राफ्ट, ये सब बाहरी दायित्व होते हैं। तो टोटल एसेट में से हमें आउटसाइड लायबिलिटीज़ को माइनस करना होता है कैपिटल को छोड़ करके, तो हमारा नेट एसेट निकल आता है। अब आइए हमें आपको एक एग्जाम्पल समझा दें कि इस विधि के आधार पर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है, वो मान लीजिए 70,000 रुपये है। ठीक है, अब और जो नॉर्मल प्रॉफिट का रेट है वो मान लीजिए 10% का दिया हुआ है। जो नेट एसेट दिया है वो आपको दिया है 8 लाख का, और जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं वो आपको दी हुई हैं 3 लाख की। ठीक, अब आपको इस आधार पे ये निकालना है कि आपकी फर्म की गुडविल कितनी होगी। अब हमें इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि वैल्यू ऑफ फर्म निकालना होगा। यहाँ पे तो दिया नहीं, हमें निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट कितना 70,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 10%। तो इस हिसाब से जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 70,000। ठीक, ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ फर्म। अब हमें क्या निकालना है, नेट एसेट यहाँ पे ये नेट एसेट नहीं, बस एसेट्स है। ठीक है, या फिर आप इसे टोटल एसेट कह सकते हैं। नेट एसेट नहीं, क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी दिया है, यानी कि नेट एसेट नहीं है। तो नेट एसेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल एसेट 8 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 3 लाख, माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 5 लाख का हमारा नेट एसेट हो गया। ठीक, अब हमारा 5 लाख का नेट एसेट हो गया, और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो हमारी 70,000 की आ गई। ठीक है, 70,000 नहीं, 7 लाख की ही आएगी, 7 लाख की आएगी। तो हमारा जो गुडविल आएगा वो वैल्यू ऑफ फर्म कितना हो गया, 7 लाख में से नेट एसेट माइनस कर देंगे 5 लाख का, तो कितना हो गया, 3 लाख। ठीक, 3 लाख का हमारा गुडविल हो गया। ठीक, तो ये था इसका एग्जाम्पल पूंजीकरण विधि का। अब आइए देखते हैं एक लास्ट हमारी बहुत छोटी सी विधि है, उसे भी देख लेते हैं।
तो ये है छिपी हुई ख्याति, ठीक है। एक्चुअल में ये कोई विधि नहीं है, इसमें बस क्या है कि देखिए, जैसे आप पढ़ लीजिए पहले कि जब नया साझेदार ख्याति की रकम नकद नहीं लाता है, तो इस स्थिति में फर्म की ख्याति की गणना नए साझेदार की पूंजी और उसके लाभ के हिस्से के आधार पर की जाती है। यानी कि जो नया साझेदार आ रहा है वो कैश में ख्याति की रकम नहीं ला रहा है, और हमें क्वेश्चन में ख्याति के बारे में कुछ ऐसा कहा नहीं, लेकिन हमें ख्याति की गणना करनी है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं छिपी हुई ख्याति। इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, इसे हम आपको एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन में दे रहा है तो आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि फर्म में 2 साझेदार हैं, ए और बी। ए की पूंजी जो है वो है 15,000 और बी की जो है पूंजी वो है 13,000, ठीक है। और जो सी है, सी आ रहा है तो वो अपने साथ कैपिटल के रूप में 16,000 रुपये ला रहा है, और उसका जो हिस्सा है वो है कितना, 1/4 हिस्सा। वो 1/4 हिस्से के लिए फर्म में आ रहा है, यानी कि ए का कैपिटल 15,000 क्वेश्चन में दिया, बी का 13,000 दिया। नया साझेदार सी फर्म में प्रवेश कर रहा है, 16,000 का वो कैपिटल ला रहा है, और उसके लाभ का हिस्सा जो है वो 1/4 है। अब इस कंडीशन में हम लोग ख्याति की गणना कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि नए साझेदार की पूंजी के और उसके लाभ के हिस्से के आधार पर गणना की जाती है ख्याति की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं कैपिटल अकॉर्डिंग टू सीज कैपिटल, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू सीज कैपिटल। तो यहाँ पर देखिए सी की कैपिटल कितनी है, 16,000, ठीक है। और उसका हिस्सा कितना है, 1/4। तो जब हम लोग 1/4 को अपोजिट करेंगे, 4/1 लिख देंगे, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आएगा अकॉर्डिंग टू सीज कैपिटल, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 16 का 4 में हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपका 64,000 हो गया। अपॉन 1 का तो कोई मतलब हुआ नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी। अब देखिए ए का कैपिटल कितना दिया है, 15,000, प्लस बी का कितना है, 13,000, और सी कितना लेके आ रहा है, तो 16,000, ठीक। इस हिसाब से टोटल कैपिटल आपका कितना हुआ, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 44,000, ठीक। अब देखिए सी के हिसाब से कितना कैपिटल हो रहा है, 64, जबकि तीनों का मिलाकर के कितना कैपिटल हो रहा है, 44,000। तो जो इन लोग का डिफरेंस रहता है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म जो रहता है, वो सी का कैपिटल मतलब सी के हिसाब से और कंबाइंड हिसाब से, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा रहता है गुडविल ऑफ द फर्म। तो कितना हो गया, 20,000, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा कैपिटल का दोनों के अकॉर्डिंग, वो हमारा गुडविल ऑफ द फर्म, इसे ही हम लोग कहते हैं गुप्त ख्याति, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बोला सिर्फ और सिर्फ हमें गुप्त ख्याति निकालना है, तो बस आप यहीं तक का कोई सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर बोला है कि गुप्त ख्याति निकालिए और उसमें सी का भी हिस्सा निकालिए, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे सीज शेयर कर देंगे ऑफ गुडविल। अब देखिए टोटल ख्याति कितने हो गए, 20,000, और सी कितने हिस्से के लिए आया, 1/4, कितना उसका लाभ का हिस्सा है। तो इस हिसाब से कितना हो गया उसका गुडविल, 5,000 का। तो सी इसका शेयर कितना हो गया, 5,000। तो इसी तरीके से अगर बुक में क्वेश्चन में ख्याति नहीं दी हुई है तो हम लोग को इस तरीके से निकालना होता है, ठीक है। तो ये हमारी सारी जो टोटल 5 विधियाँ थी गुडविल को कैलकुलेट करने की। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही और सारी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।